साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। हम प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप सभी को करवा रहे हैं। हमारा ये 11वां टॉपिक है जिसमें आज हम शिक्षा और सीखना, जिसको शिक्षा एवं अधिगम का नाम दिया जाता है, इसी चैप्टर पर आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं एजुकेशन की। ठीक है, शिक्षा एवं सीखना की बात हो रही है। एजुकेशन क्या है हमको ये जाना है। तो शिक्षा, जिसको एजुकेशन कहा गया है, शिक्षा ये जो शब्द है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। भाई, शिक्षा में अप्रत्यय लगा हुआ है और अप्रत्यय के लगने से ये शिक्षा बना है। और संस्कृत में शिक्ष धातु का अर्थ सीखना या सिखाना या विद्या प्राप्त करना होता है। अर्थात शिक्षा मतलब एक प्रकार के विद्या प्राप्त करना है। ठीक है, शिक्षा के अर्थ की जब बात करूं मैं, तो शिक्षा के संस्कृत भाषा में शिक्षा का अर्थ और आंग्ल भाषा में शिक्षा का अर्थ अलग अलग है। संस्कृत भाषा में शिक्षा का अर्थ, अभी मैंने कहा, सीखने या सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। ये संस्कृत भाषा में सीखने या सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। ठीक है, अगर मैं इसी को आंग्ल भाषा में कहूँ, जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन नाम दिया जाता है, ठीक है, और लैटिन भाषा में इसको एजुकेटम का नाम दिया गया है। एजुकेटम जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक ई और एक ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात बालक के अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट कर उसे आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। देखो भाई, ज्ञान हर किसी में है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर की शक्ति बाहर की ओर प्रकट होती है और वो आगे बढ़ता है। तो इसी का नाम क्या है? शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के अर्थ समझ में आ गया। सीखना या सिखाना ही शिक्षा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को अपने तरीके से परिभाषित किया है। देखो, शिक्षा की परिभाषा तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को लेकर क्या कहा? मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्होंने एक शब्द कहा, पूर्व निहित, अर्थात किसी भी बच्चे के अंदर में वो ज्ञान पहले से है, उसी ज्ञान को जब हम बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं तो उसी का नाम क्या है? शिक्षा। अर्थात शिक्षा के ही द्वारा मनुष्य के जो पूर्व में निहित, उसके अंदर निहित जो ज्ञान है, जब उसको हम बाहर की ओर प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। देखो, महात्मा गांधी ने शिक्षा का मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से, अर्थात शिक्षा एक ऐसी करना चाहिए, एक प्रकार के शिक्षा से हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है। हमारी बुद्धि तो बढ़ती ही है, हमारा शरीर भी विकसित होता है। सभी प्रकार का विकास शिक्षा से ही होता है, ये कहना है महात्मा गांधी जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा को लेकर परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा वह है जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय, अर्थात जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे सामने अगर आती है, उन परिस्थितियों में स्वयं को हम समन्वय कर पाते हैं। किसके माध्यम से? उसी शिक्षा के माध्यम से, उसी ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, ये कहना है रविंद्रनाथ जी टैगोर का। सुकरात ने भी शिक्षा को परिभाषित किया।
सुकरात ने क्या कहा, देखो, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। देखो भाई, हर मनुष्य में वो ज्ञान है, वो विचार है, उसी विचारों को जब हम प्रकट करते हैं, विकसित करते हैं, तो उसी का नाम शिक्षा है। ये कहना है सुकरात जी का। ठीक है। प्लेटो महान दार्शनिक थे और प्लेटो ने शिक्षा को लेकर कहा, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। ये केवल एक लाइन में बड़ी बात कह दी। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे और इनकी कथन बहुत फेमस रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा को लेकर अभी मैंने 6-7 जो शिक्षाविद हैं उनके विचारधारा मैंने बताया, इसको बिल्कुल याद करेंगे, आने के चांसेस 90% रहती है। ठीक है। इसके अलावा फ्रॉबेल ने भी जो है शिक्षा को लेकर कही है। चूंकि आप सबको पता है खेल विधि के जनक फ्रॉबेल है, खेल खेल में शिक्षा देना, अर्थात शिक्षा को लेकर लगातार इनका जो जुड़ाव है रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति के रूप प्रदान करता है। मैंने पहले कहा हर बच्चे में, हर व्यक्ति में ज्ञान है, शक्ति है, और उन शक्तियों को हम जिसके भी माध्यम से बाहर की ओर प्रकट करते हैं वो माध्यम ही शिक्षा है। ठीक है। क्या है वो माध्यम? शिक्षा है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से आंतरिक शक्तियों, आंतरिक ज्ञान को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। ठीक है। ये कथन है फ्रॉबेल का। तो शिक्षा आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अधिगम को कि आखिर ये अधिगम होता क्या है। देखो, अधिगम जिसको सीखना कहते हैं, सीखना चीज आप समझ जाओगे, लेकिन चूंकि आप अभी डीएड बीएड की स्टूडेंट नहीं हुए हो साथियों, है ना, तो आपको अधिगम शब्द को जानना होगा, सीखना, क्योंकि सीखना ही अधिगम है। शिक्षण जब शैक्षणिक दृष्टि से वो अधिगम हो जाता है। ठीक है। इसी को लर्निंग भी कहा जाता है। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई आप सभी जान रहे हो, चाहे एक बच्चा 6 साल का हो, चाहे वो बच्चा 12 साल का हो, चाहे वो बच्चा 18 साल का हो, चाहे वो बच्चा 50 साल का ही एक व्यक्ति बुजुर्ग क्यों न हो, वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है। सीखने की जो उम्र है वो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए सीखने को सतत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है। अर्थात जीवन पर्यंत मतलब जन्म से लेकर जन्म के तुरंत बाद से ही सीखना शुरू हो जाता है। जैसे हमने जन्म लिया, हम रोना सीखेंगे, हंसना सीखेंगे, खेलना सीखेंगे, कूदना सीखेंगे, बड़े बढ़ गए लोगों से बातचीत करना सीखेंगे, कुछ ना कुछ बुढ़ापा जीवन है, तब तक हम आजीवन कुछ न कुछ इंसान सीखते ही रहता है ना। सीखने की कोई उम्र नहीं है। और सीखने को लेकर, अधिगम को लेकर वुडवर्थ ने क्या परिभाषित किया है? नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात नवीन ज्ञान, देखो नवीन ज्ञान मतलब सबले शुरू मोला जैसे हिंदी में जोड़ना बनाना नहीं आती से, जब मैं लेकर हैं पहली कक्षा पढ़े मोला जोड़ना बनाना नहीं आती से, ओकर बाद मैं सीख गए, मोर में नवीन ज्ञान आ गए। नवीन ज्ञान मतलब मोला जोड़ना बनाना आ गए, मतलब मैं वो चीज ला सीख गए, है ना भाई। और प्रक्रियाओं को प्राप्त, और मैं ओकर प्रक्रिया ला भी सीख गए कि कैसे कैसे मोला जोड़ना है ना। तो यही चीज क्या है? अधिगम या सीखना है। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा सीखने को? कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखो सीखना क्या है? आदत। भाई सीखना मतलब एक प्रकार की आदत, हमको गणित बनाने की आदत पड़ गई, मतलब मैं गणित बनाना सीख गए, है ना, और मोला ज्ञान हो गए गणित बनाए के। ठीक है। तो इस तरह से सीखना क्या है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। देखिए एक डायग्राम जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है।
अधिगम विधियां अर्थात सीखने की कई सारी विधियां हैं। छोटा छोटा रूप में मैं इनको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहली है देखो खेल विधि, अर्थात खेल खेल में सिखाना। जैसे मैंने कहा बच्चों को गिनती सिखा रहे हो तो इस तरह से गिनती कूद वाला सिखा सकते हो, 1 5 4 3 8 2 6 9। अब बच्चे को बोलो कि बेटा 9 में जाओ, बच्चा 9 में आएगा, बेटा 5 में जाओ 5 में। इस तरह से वो इस खेल के माध्यम से गिनती सीख रहा है, तो ये है खेल विधि, ठीक है। खेल विधि समझ गए। ऐसे ही गणित की मैंने बात की, उसको हम भाषा के रूप में भी सिखा सकते हैं। एक है सामूहिक विधि, अर्थात समूह के माध्यम से जब बच्चों को सिखाते हैं वो है सामूहिक विधि, ठीक है। परीक्षण विधि, टेस्ट कर करके सिखाते हैं कोई भी चीज के बारे में, है ना, तो वो परीक्षण विधि है। करके सीखना, अब करके सीखना जैसे जब बच्चा स्वयं करते, जैसे गणित बनाना एक मास्टर गुरुजी सिखाते थे, मैं बोर्ड में मान ले लेकिन मतलब मैं गणित बनाना सिखा था, बच्चा स्वयं नहीं कर रहे थे ना, गुरुजी कर रहे थे, मैं कर रहा था, है ना। अब मोरला बच्चा मन देखिस, ओकर बाद बच्चा मन ला फिर से मैं एक नया प्रश्न दे, नया बच्चा मन बनाइस और स्वयं करिस वो चीज ला, है ना। तो करके सीखना वही चीजें हैं, ठीक है। अनुकरण विधि मतलब दूसरे की नकल करके सीखना ही अनुकरण है। जैसे बच्चा भाषा सीखते ना बोले बर, जैसे एक छोटे से 1-2 साल के लड़का मन सुते रहते खटिया में, तो मम्मी पापा के दादा दादी के सबके गोठ बात लो सुनत रहते, है ना, वो अनुकरण कर रहा होता है और अनुकरण करके सीखता है। इस तरह से निरीक्षण कर रहा है, अब वो अनुकरण तो कर ही रहा है, साथ ही साथ निरीक्षण कर रहा है कि मेरी मम्मी कैसे बात कर रही है, मेरे पापा कैसे बात कर रहे हैं, ना, और निरीक्षण करके वो सीखते हैं। तो ये निरीक्षण विधि, तो ये तमाम विधियां हैं जो कि सीखने की विधियां हैं और इन्हीं विधियों का उपयोग हम अपने जीवन काल में या फिर बच्चों को सिखाने पढ़ाने के दौरान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं कुछ शिक्षण विधियां और उनके जनक, और ये अति महत्वपूर्ण है। मैं एमसीक्यू ले रहा था तो ये प्रश्न बार बार आया था, ठीक है। मैं थ्योरी क्लास में आपको बताऊंगा भी बोला था और वो टाइम आ गया है, मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखो एक तरफ मैंने शिक्षण विधियां लिखा है और एक तरफ उनके जनक लिख दिया है। सबसे पहले हमारा आता है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक है विलियम किलपैट्रिक, याद रखना प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है, विलियम किलपैट्रिक। इसको किलपैट्रिक बस के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। खेल विधि के जनक कार्डवेल कुक, खेल विधि के जनक कार्डवेल कुक, ठीक है। मॉन्टेसरी के जनक कौन है भाई, मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और किंडरगार्टन जिसको केजी कहते हैं, तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन की क्या किया था भाई, रचना किया था, ठीक है। तो ये प्रमुख विधियां और उनके जनक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा, ये है सीखना एवं अधिगम वाला टॉपिक हम साथियों, और इस टॉपिक में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण भी है, चलिए इसमें हम वंशानुक्रम एवं वातावरण वाला टॉपिक को भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारा क्लासेस जल्दी समाप्त हो जाए, ठीक है। आज हम बात इसमें करेंगे आगे वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये दो चीजें हमको सुनने से एक चीज समझ में आ रहा है। वंशानुक्रम हमारे वंश, हमारे खानदान, और वातावरण मतलब जे वातावरण में हमारे रहथन। लेकिन जब हम शैक्षणिक रूप में इसको समझें तो क्या है, देखिए सबसे पहले आता है वंशानुक्रम जिसको हेरिडिटी कहा जाता है। देखो माता पिता पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुण, जैसे हमार माता पिता के माध्यम ले हमार दादा दादी करले माता पिता के में आइस, माता पिता ले लोग लड़का के में आइस, ओकर लोग लड़का के ले ओकर लोग लड़का के में जही, वो गुण वही गुण वंशानुक्रम कहलाते। और उनमें से क्या क्या गुण, एक तो शारीरिक, जैसे हमार दादा दादी है कम हाइट के रिसे, हमार पिताजी भी कम हाइट के, हमार लोग लड़का मन भी कम हाइट के हो सकत है ना। उनके बौद्धिक क्षमता कम रही से
लोग लइका मन के भी हो सकत है। व्यवहारिक गुण भी आ सकते, जैसे मम्मी पापा के रंग है जैसे सांवला है, लोग लइका मन भी सांवला होते। नाक है जैसे है डिजाइन में उसने लोग लइका के मन भी होते, है ना भाई। बाल है जैसना है वैसने होते, है ना। तो ये जो गुण है वो है दादा दादी ले मम्मी पापा ले लोग लइका के में, मतलब एक पीढ़ी ले दूसरे पीढ़ी में जो गुण है आवा थे वही का कहलाते भाई, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वंशानुक्रम को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है और इसमें से एक मनोवैज्ञानिक आता है वुडवर्थ। कौन आता है भाई? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम को क्या कहा कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वुडवर्थ ने कहा कि जो वंशानुक्रम में जितनी भी गुण आते हैं वह जन्म से पहले अर्थात माँ के गर्भ में ही वो गुण समाहित हो जाए रहता है, ये कहना है वुडवर्थ का। ठीक है, अगला है वी.एन. झा। वी.एन. झा ने कहा था भाई, इसको लेकर देखो। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषता। जन्मजात मतलब जन्मे है तब्बे ले तोर नाक के बनावट रही, रंग रूप रथे, बाल ह रही, हाथ गोड़ के बनावट रही थे, तो जन्मे है तब ले ओकरे बार जन्मजात विशेषता थे कहते हैं ना, किसमें? वंशानुक्रम में। ठीक है, जेम्स ड्रेवर ने भी कहा कि पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मतलब माता पिता के जो गुण है, रंग रूप शकल सूरत, आँखी कान नाक मुंह सूं, जत्ता गुण है वह ट्रांसफर हो जाना, पिता से बेटा बेटियों में ट्रांसफर हो जाना, हस्तांतरण हो जाना ही वंशानुक्रम है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करूं वंशानुक्रम के विधि की। तो आप सबको पता है पुरुष और स्त्री ये 2 लिंग जिम्मेदार होते हैं, और पुरुष में स्पर्म होता है और स्त्री में ओवम होता है, ये भी सबको पता है। ठीक है, अब जो है ये जो बनता कैसे है, जब ये दोनों जो है संयुक्त कोष होते हैं तो बनता है भ्रूण। ठीक है, अब ये भ्रूण जो है, ये भ्रूण अब दोनों की, स्त्री और पुरुष दोनों की क्वालिटी का जो मिला जुला रूप है जो कि हमको भ्रूण में दिखने को मिलता है, और यहीं से फिर वंशानुक्रम हमको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं गुणसूत्र की। क्रोमोसोम्स जिसको कहा जाता है, और कुल गुणसूत्र जो है मनुष्य में 46 होती है। ठीक है, कितनी होती है भाई? 46, और ये 23 के जोड़े में पाई जाती है। देखो, प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान एक संरचना पाई जाती है, अर्थात रस्सी के समान संरचना होती है। उसी संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र है सदैव जोड़ा में मिलता है। 23 का ये जोड़ा होता है, कुल 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसलिए इसको पेयर में ये पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है भाई? आधा गुणसूत्र इसमें का पिता का और आधा गुणसूत्र माता का होता है, इसलिए 23 का ये जोड़ा रहता है। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, जो माता है उनमें X गुणसूत्र होता है, जबकि पिता में X और Y दोनों गुणसूत्र होता है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होगा? देखो, माता का X, ठीक है, पिता का XY दोनों होगा। अब माता का X और पिता का X जब आपस में जुड़ेगा, है ना, देखो मैं एकदम बहुत गहरी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, समझना है आपको। ठीक है, माँ का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र जब आपस में मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है। ठीक है, जब माता का X गुणसूत्र और
पिता के Y गुणसूत्र जब आपस में मिलता है, माँ का X और पिता का Y, तो पुत्र जन्म लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं? जब पिता का X और माँ का X में पुत्री का जन्म, मतलब इससे एक चीज यहां पर हमको समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? तो देखो जब गुणसूत्र समान है, जब x x है और इसमें भी x x है, जब दोनों में गुणसूत्र समान है तो पुत्री का जन्म होता है, और जब दोनों में गुणसूत्र अलग अलग हो तो फिर पुत्र का जन्म होता है। इस तरह से जो है गुणसूत्र जो है जन्म को निर्धारित करता है। ठीक है, लिंग निर्धारण की ये प्रक्रिया है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करूं। जब लिंग निर्धारण की बात आती है, वंशानुक्रम की बात आती है, तो एक समस्या भी आता है, एक बीमारी भी लेकर आता है, और उस बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है उस बीमारी का? डाउन सिंड्रोम। तो इसकी खोज सबसे पहले लैंगडम डाउन ने किया था 1866 में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम ने 1866 में किया था, और इसके प्रभाव से क्या होता है, किसी बच्चे में यदि डाउन सिंड्रोम आ गई, डाउन सिंड्रोम की समस्या आ गई, तो उसमें या तो उसका हाइट छोटा हो जाएगा, या उसका सिर गोल लगने लगता है, उसका जीभ में खांच आ जाएगा, है ना, अर्थात वो सामान्य बच्चे से थोड़ा हट के दिखने लगता है। आंशिक रूप से कई बच्चों का मुंह ज्यादा नहीं खुल पाता, कम मुंह खुलता है। तो ये सभी क्या है? डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। और इससे प्रभावित बच्चों में 47 प्रकार के वंशसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र। जैसे 46 होता है नॉर्मली, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाता है, जो कि 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त वंशक्रम के कारण होता है। तो ये 47 वंशसूत्र हो जाता है। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम की समस्या है, जो वंशानुगत की समस्या से ये मिला जुला एक बीमारी है, समझिए। ठीक है, अब ये जो वंशानुक्रम के विकास पर जो प्रभाव है देखो वंशानुक्रम का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, तो विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि, वंशानुक्रम का प्रभाव बौद्धिक विकास पर पड़ता है। भाई जैसे माता पिता का बुद्धि है, वैसे ही अधिकांश बच्चों की होती है। मूल शक्ति का प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक योग्यता का भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात माता पिता जैसे जैसे कई जन मूर्ति कला में ज्यादा एक्सपर्ट रहते, तो ओकर लोग लेकर भी वही क्षेत्र में आ जाते, है ना। व्यावसायिक योग्यता के प्रभाव, ओकर शारीरिक लक्षण भी, जैसे कई जन के हाइट रहे चाहे रंग रूप है, तो वो मन के जो है कहना चाहिए गुढ़ा लड़का में आ जाही। वृद्धि, जैसे हाइट की बात मैंने की, माता पिता की हाइट कम है, बच्चों की भी हाइट कम हो जाती है ना। प्रजाति की श्रेष्ठता, सामाजिक स्थिति, चरित्र, ये तमाम जो क्वालिटी है जो वंशानुक्रम के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया वंशानुक्रम? चलिए अब हम बात करेंगे वातावरण की, कि आखिर ये वातावरण है क्या चीज। ठीक है, वंशानुक्रम तो समझ गए, वंशानुक्रम के वजह से जो है रंग रूप आकार प्रकार में भिन्नता के बच्चे पैदा होते हैं। अब इनका प्रभाव वातावरण से भी पड़ता है। जैसे मैंने कहा कालापन, बच्चा काला हो गया, सांवला हो गया, है ना, सांवला बच्चा हो गया मान लो। अब जो है माता पिता सांवले थे, इसलिए लोग लइकमन भी सांवला हो गए, है ना। ये क्या है? जेनेटिक है, ये वंशानुक्रम है। लेकिन जैसे वातावरण भी, उसने वातावरण में हवस अबर घाम पेला से तुम्हारे घर में और कुछ होते, है ना, तो ये वातावरण के प्रभाव से भी कई जगह के परिवेश ही उसने रहते, वातावरण उसने रहते, जेकर वजह से लइकमन सांवला हो जाते। तो ये वातावरण के भी प्रभाव पड़ते, है ना। बौद्धिक क्षमता में भी वातावरण के अच्छा लइकमन संग खेलबे कूदबे तो फिर अच्छा होबे, झगड़ालू हो जाते, तो ओकर फैमिली से ज्यादा देख ओकर आसपास के वातावरण है ना, दोस्त कैसे मिले होला वो भी निर्भर करते। ठीक है, तो वातावरण का अर्थ पर्यावरण से है, जो परिवेश होता है ना। तो पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं जिसके साथ हम खेल कूद रहे हैं, या वहां पर हम निवास करते हैं, वहां का माहौल कैसा है, वो तमाम चीजें वातावरण कहलाता है, और उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, अब वातावरण को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बात कही। वुडवर्थ ने क्या कहा?
वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। देखो, जितने भी जीवन प्रारंभ, अब लड़का जन्म ले दारिस ओकर बाद जो भी प्रभाव ओकर ऊपर आई वो प्रभाव वातावरण से आते। लड़का जन्म ले के बाद सही खाना पीना नहीं मिली वातावरण के, है ना, सही खेले कूदे वो नहीं मिली, ओकरा दौड़ धूप करे वो जगह नहीं है, तो वो वातावरण के नाम से उत्पन्न हुई से। तो जन्म लेने के बाद जितना भी लड़का में बदलाव आई वो सब वातावरण की वजह से होती। ठीक है, ये कहना है वुडवर्थ का। रॉस ने भी कहा, रॉस ने क्या कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, वातावरण भी प्रभाव डालते, है ना। वातावरण मतलब परिवेश, और परिवेश के प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, अब ये वातावरण विकास को कैसे प्रभावित करता है? शारीरिक विकास। देखो भाई, सही तरीके से खेल के मैदान नहीं है, जेकर तक खेला था तेकर दौड़े कूदे के अगर व्यवस्था नहीं है ना, एकदम शहर जैसे ज्यादा जगह गाड़ी मोटर चला तो लड़का मतलब खेले कूदे पर नहीं मिले, तो वहाँ क्या होते, शारीरिक विकास रुक जाता है ना। मानसिक विकास, सही बुद्धि क्षमता के विकास नहीं हो पाए वातावरण की वजह से, तो मानसिक विकास में भी एक प्रभाव पड़ते। सामाजिक विकास क्या है? छोटे बच्चे जब समाज में या फिर आस पड़ोस में अन्य बच्चों के साथ जब मिलजुल कर खेलते हैं ना, तो बच्चों में सामाजिकरण विकसित होता है। और अगर बच्चे नहीं खेल पाते अन्य बच्चों के साथ, फिर उनका सामाजिक विकास भी रुक जाता है। बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण के नाम से, है ना। व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर, भाई सही तरीके से खेल ही कूद ही नहीं, नेचुरल हवा नहीं पही, धूप नहीं पही, लइका हाथा ओकर स्वास्थ्य भी बिगड़ ही, काबर के ओकर प्रभाव स्वास्थ्य में भी पड़ते। ठीक है, सामाजिक स्थिति पर भी इसका अर्थात वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका प्रभाव वातावरण का के माध्यम से विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया वंशानुक्रम एवं वातावरण, सीखना और अधिगम। ये दो टॉपिक पर मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगली सेशन में, अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें वृद्धि एवं विकास पर चर्चा होगी। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।